हेलो दोस्तों, नमस्ते। वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी कक्षा 11वीं अध्याय 6 पार्ट सेकंड परीक्षेपण की माप पढ़ाएंगे। इसे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और जहाँ आवश्यक हो वहाँ आप इसे नोट डाउन भी करें। सबसे पहले मैं मानक विचलन, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके अध्याय में। अब हम सीधे सीधे आते हैं मानक विचलन पर। मानक विचलन क्या है और इसकी निरपेक्षण की माप क्या है ये देखेंगे। मानक विचलन समांतर माध्य से किसी वितरण के निरपेक्ष फैलाव या परिवर्तनशीलता को मापता है। इसका परिकलन केवल समांतर माध्य के ही द्वारा किया जाता है। इसका परिकलन निम्न प्रकार किया जाता है। निरपेक्ष माप, इसमें निम्न चरण शामिल हैं। श्रृंखला के समांतर माध्य पर परिकलन करें, विचलनों का परिकलन करें और विचलनों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इन विचलनों का औसत निकालें और इस प्रसरण शब्द को निरूपित करें। प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन होता है, क्योंकि अंकगणितीय माध्यम से विचलनों के वर्गों का योग होता है। तो ये मानक विचलन है। अब हम देखेंगे कि यह परिक्षेपण के पूर्व मापों का एक विशाल विकासवरी है, क्योंकि यह उनकी अधिकांश सीमाओं को दूर कर देता है। यह परिक्षेपण का परिकलन करने की सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय विधि है। सापेक्ष माप, परिक्षेपण की माप का गुणांक बराबर मानक विचलन अपान अंक गणितीय माध्य गुणित 100। तो इस प्रकार से इस सूत्र से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। यह परिक्षेपण का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सापेक्ष माप है। यह एक शुद्ध संख्या है और माप की इकाई से स्वतंत्र है। जब अलग अलग आकार के दो या अधिक आंकड़े समुच्चय या माप की विभिन्न इकाई होती हैं तो बड़े गुणांक वाली श्रृंखला में अधिक परिवर्तनशील होता है तथा वह किसी अन्य की अपेक्षा काम करता है। अब हम देखेंगे कि मानक विचलन की गणना कैसे कैसे की जाती है, कौन कौन से सूत्र उपयोग होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से विधियां आती हैं। अब हम देखेंगे कि मानक विचलन की गणना असमूहित आंकड़े और समूहित आंकड़े, इसमें फिर दोनों में अलग अलग पद हैं। अब हम देखेंगे असमूहित आंकड़े को। इसके मुख्य रूप से 4 पद हैं असमूहित आंकड़े के। वास्तविक माध्य जिसका सूत्र है, देख सकते हैं, पद विचलन का सूत्र है। इसके बाद प्रत्यक्ष विधि है और कल्पित माध्य विधि है। ये 4 विधियों का उपयोग असमूहित आंकड़े में किए जाते हैं। इसी प्रकार से सामूहिक आंकड़े का जो है वो 3 प्रकार हैं: वास्तविक माध्य विधि, पद विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। तो ये सारे मानक विचलन गणना करने के सूत्र हैं। आप इन्हें नोट कर लें, क्योंकि इसमें मानक विचलन का जो चिन्ह है ये आपने देखा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम मानक विचलन ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो आप सूत्र नोट डाउन करें। यहाँ पर मैंने असमूहित आंकड़े का एक उदाहरण बताया है। निम्नलिखित प्रक्षेपणों का उपयोग कर मानक विचलन का परिकलन करें। ये सवाल है, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी बना सकते हैं। वास्तविक माध्य विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और डी चरण विचलन विधि। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे वास्तविक माध्य विधि। हम यहाँ पर 4 विधियों का इसमें ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले है वास्तविक माध्य विधि। चरण पहला है, इसमें जो सवाल दिया है x का मान 40, 45, 55, 70, 75। चरण फर्स्ट में प्रत्येक विधि का उपयोग कर समांतर माध्य का परिकलन करें। तो यहाँ पर x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान n। तो यहाँ पर सभी आंकड़ों को जोड़ने के बाद 285 और कुल आंकड़े कितने हैं, 5 हैं। तो 5 का भाग देंगे तो ये उसका समांतर माध्य परिकलन ज्ञात हो जाएगा 57। अब माध्य के विचलनों का परिकलन करें, फिर इसका वर्ग निकालकर योग करें जैसे सूत्र में दिया गया है यहाँ पर। अब हमारे पास में इनका डी वर्ग निकाला गया, क्योंकि हमारे पास सूत्र क्या है कि सिग्मा डी वर्ग अपान एन। तो एन तो पहले से दी हुई है, अब हमें डी वर्ग निकालना है। तो डी वर्ग निकालने के बाद में वो आते हैं 930। तो रूट 930 अपान 5। तो इस प्रकार से रूट 186 का जब रूट निकलता है तो वह 13.64 होता है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक माध्य विधि कहलाती है। अब आप देखेंगे इसी प्रकार से प्रत्यक्ष विधि, आंकड़े वही है सेम, हम चेंज नहीं कर रहे हैं।
इसमें देखिए चरण फर्स्ट में समांतर माध्य का परिकलन करें, यह प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर भी वापस हमने वही 285/5 जो समांतर माध्य निकाला है। इस पद्धति में विचलन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और मानक विचलन का परिकलन सीधे ही मूल्यों से सूत्र द्वारा किया जा सकता है। यह सूत्र में हमने जैसे ही मान रखा तो हमें प्राप्त होगा 1.364। इसी प्रकार से अब हम देखें कल्पित माध्य विधि। इसमें चरण फर्स्ट श्रृंखला के एक स्वैच्छिक मूल्य को समांतर माध्य मान लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसमें ए से चिन्हित किया जाता है, यह ए को 55 मानकर, जैसे यहाँ पर इसके जो मीडियम में जो मान है x का मान है ए, उसको हमने 55 मान लिया। विचलनों का परिकलन ए से किया जाता है और फिर उसके वर्ग निकाले जाते हैं और मानक विचलन का परिकलन निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं हम। इसी प्रकार से विचलन बराबर रूट सिग्मा डी वर्ग अपान एन माइनस कोष्टक में सिग्मा डी अपान एन और होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम सूत्र में अगर मान रखते हैं तो सभी का आंसर लगभग वही आ रहा है 13.64। तो ये 3 विधि हो गई। अब एक विधि इसमें और है पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इसको, यहाँ दोनों विधि का मैंने जिक्र करा है, आप देखेंगे तुलनात्मक। तो सबसे पहले हम पहली विधि में पहला चरण एक सामान्य मूल्य c से लेकर c = 5 और इसमें x के सभी मानों को विभाजित करें, इसे x से चिन्हित करें। अब x के माध्य का परिकल्पन x और इस माध्यिक विचलन ज्ञात करें d का। निम्नलिखित सूत्र मानक विचलन का परिकलन ज्ञात करें। तो यहाँ पर मानक विचलन = होल रूट सिग्मा डी वर्ग अपान एन इंटू सी यहाँ मान रखा हमने। तो मान रखने के बाद में जो मान लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आता है वो सबका सेम आ रहा है 13.64। इसी प्रकार से पद विचलन की दूसरी विधि भी है। इसमें एक कल्पित माध्य के विचलनों का निकाले माना कि a = 55 है, यहाँ से लिया है। विचलनों को एक सामान्य मूल्य से विभाजित करें, मान ले कि वो c है, ठीक है। फिर पद विचलनों का परिकलन करें, फिर निम्न सूत्र में मान रखना है हमें। तो यहाँ पर जो विचलन बराबर होल रूट सिग्मा डी वर्ग अपान एन माइनस कोष्टक सिग्मा डी डैश अपान एन होल स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो इसमें नई चीज़ें आई हैं वो सी हैं और पिछले इस विधि में भी सी को हमने लिया था 5। तो ये चीज़ें अगर हम वापस इसको कैलकुलेशन करेंगे और हल करेंगे तो मान वही आएगा 13.64। तो ये सभी विधियाँ मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट में उदाहरण समूहित आंकड़े की। अब यहाँ पर समूहित आंकड़े में मानक विचलन का परिकलन की विधि समान रहती है, केवल एक अपवाद के साथ इसमें विचलनों को बारंबारताओं के साथ गुणा किया जाता है। सतत श्रृंखला को मामले में पहले की तरह वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को चारों के मान के रूप में लिया जाता है। आइए कुछ उदाहरण हम जानते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया है, एक कक्षा के छात्र के एक समूह के नीचे दिए आंकड़े से वास्तविक माध्य विधि का उपयोग कर मानक विचलन का परिकलन करें। तो यहाँ पर प्राप्तांक हैं और छात्रों की संख्या है। जैसे 35 प्राप्तांक करने वाले 3 छात्र हैं, 45 प्राप्तांक करने वाले 4 हैं, इसी प्रकार से 55 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले 9 है, 7 स्टूडेंट ने 60 अंक प्राप्त करे हैं, 8 ने 65 और फिर 8 ने 75 और फिर 7 ने 80। इस प्रकार से इस उदाहरण को हम देखेंगे, समूहित आंकड़े का उदाहरण यहाँ पर मैंने हल करा है इसको। अब हमें देखना है कि जो सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से सूत्र उपयोग हो रहे हैं, उसी प्रकार से टेबल क्रिएट होगी। यहाँ पर हम सबसे देखते हैं fx से हमने करा है, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या का आपस में गुणा करा है। फिर इसके बाद में हमें x - x बार की आवश्यकता है, d की, तो हमने यहाँ पर वो भी निकाला है। फिर d वर्ग निकाला है और fd वर्ग निकाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे तय करना होती हैं कि इसमें कौन से सूत्र उपयोग हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला चरण है समांतर माध्य का परिकलन करें। तो x बार की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें क्या क्या जरूरत लग रही है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो सिग्मा fx निकाला हमने और f हमारे पास ऑलरेडी दिया गया था, तो इनमें हमने जो कैलकुलेट करा तो ये सिग्मा बार 64 आया। समांतर माध्य सीधी सी बात। विचलनों का परिकलन करें, इन वर्ग करें और संबंधित आवृत्तियों के साथ इन्हें गुणा करें। निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके मानक विचलन की परिकलन करें।
ये मानक विचलन का सूत्र है। यहाँ पर सिग्मा एफ डी वर्ग अपान एन इक्वल टू, हमने जैसे ही मान रखा, ये कैलकुलेशन करा तो 12.86 उत्तर आया। तो ये एक सरल विधि है, इसको आप नोट डाउन करें तो याद हो जाएगा। सभी के सूत्र याद होना जरूरी है, इसलिए सूत्र को अलग से एक कॉपी में नोट करके याद करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि निम्न तालिका के मूल्यों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए, कल्पित माध्य विधि द्वारा और पद विचलन विधि द्वारा। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गए हैं 10 से 20, 5, 20 से 30, 8, 30 से 50, 16, 50 से 70, 8 और 70 से 80, 3। इस प्रकार से दो विधि के उदाहरण इसमें बताएंगे। सबसे पहले है कल्पित माध्य विधि। इसमें कल्पित माध्य विधि में वापस मैं आपको वही बात बताऊंगा कि हमें सूत्र से पता चलता है कि हमें कौन कौन सी टेबल क्रिएट करना है, कौन कौन से कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला चरण है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं का परिकलन करें। मान लीजिए कि माध्य a इक्वल टू 40 है। अब इसमें जो हमने मध्य बिंदु निकाला है 40, अब a डैश के मध्य बिंदु की विचलन d का परिकलन करें और विचलनों का वर्गमान निकालें। 12 बढ़ताओं के साथ d और d वर्ग का गुणा करें। अब ये सूत्र हैं मानक विचलन इक्वल टू होल रूट सिग्मा एफ डी वर्ग अपान एन माइनस कोष्टक में सिग्मा एफ डी अपान एन और होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम अगर मान रखते हैं इनका और कैलकुलेशन करते हैं तो मान आता है 17.168। तो एक कल्पित माध्य विधि, इसमें कल्पना के द्वारा एक माध्य को मानना पड़ता है और उसके आधार पर पूरा सवाल हल करना होता है। अब है पद विचलन विधि। देखिए, इसमें वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु का परिकलन करें। मानना कि a 40 है, a के विचलनों के मध्य बिंदुओं d का परिकलन करें। विचलनों को एक सामान्य कारक C5 से विभाजित करें, इससे d से चिन्हित करें। इस विचलनों का वर्ग ज्ञात करें, d वर्ग। d और तथा d वर्ग को उनके बारंबारताओं के साथ गुणा करें। ये हमने ऊपर दिया है टेबल में, आप देखेंगे तो ध्यान से देंगे, एफ डी और डी का वर्ग और एफ डी का वर्ग। तो फिर हमने सूत्र में मान रखा, सूत्र वही है उसका, सूत्र में मान जैसे ही रखते हैं हम तो उसमें मान आता है कैलकुलेशन करने के बाद 17.168। तो ये पद विचलन विधि है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन अगर आपको सूत्र याद हैं और टेबल क्रिएट करना याद है तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अध्याय 6 में जो लोरेंज वक्र है, इसमें बड़ी चीज़ होती है कि परिक्षेपण की माप में लोरेंज का वक्र दिया गया है। इसमें अपन देखेंगे कि मूल्य प्रसारण पर आधारित परास, चतुर्थक विचलन, औसत पर आधारित है, माध्य विचलन, मानक विचलन, सचित्र प्रदर्शन और लोरेंज वक्र। ये चीज़ें हमने देखी और पूरे अध्याय में देखने को मिली हमें। अब हम देखते हैं कि लोरेंज वक्र क्या है। सबके दिमाग में आता है कि लोरेंज वक्र क्या है। तो 1905 में मैक्सो लोरेंज द्वारा विकसित यह किसी वितरण में असमानताओं का आकलन करने के लिए एक आरेखीय माप है। उन्होंने इसका उपयोग धन और आय के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया है, जो आज के अर्थशास्त्र में इस उपकरणों का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। लोरेंज वक्र आय असमानता की डिग्री को इंगित करने के लिए संचयी तरीके से व्यक्त जानकारी का उपयोग करता है। इनका उपयोग विभिन्न समय अवधियों के बीच किसी देश में विकास की प्रगति की निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग एक ही धुरी पर दो या दो अधिक लोरेंज वक्र की खींचकर देशों में असमानता की स्थिति की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो ये लोरेंज वक्र कहलाता है। अब हम देखते हैं लोरेंज वक्र का निर्माण कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं, इनकम, क्लास और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। किसको कितने एम्प्लॉय को कितनी इनकम मिलती है, यह इस उदाहरण बताया गया। तो यहाँ वर्ग अंतराल व्यक्तियों की गरीबी के स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। 0 से 5,000 से अधिक वर्ग गरीबी, जबकि 40,000 से 50,000 सबसे अमीर है। आपको लोरेंज वक्र खींचने और परिणाम की व्याख्या करने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं इसमें समाधान। आंकड़ों के लोरेंज वक्र बनाने के लिए आवश्यक चरण: वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु की गणना करें। सबसे पहले मध्य बिंदु कौन सा है उसकी गणना करें। फिर प्रत्येक वर्ग में अनुमानित कुल आय की गणना करें। के लिए मध्य बिंदुओं के साथ गुणा आवृत्ति यानी कर्मचारियों की संख्या, आवृत्ति तथा आय के क्रमशः कुल आवृत्ति और कुल आय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर हमने देखा है, हमने ये जब टेबल क्रिएट करा तो यहाँ मध्य अंक m निकाला, इन दोनों का 0 से 5 का तो 2,500। इस प्रकार से इनको 50% कर लिया हमने। कुल आय अब FM इनका दोनों का गुणा करा, फिर इनके आवृत्ति का प्रतिशत निकाला, फिर है कुल आय का प्रतिशत निकाला। तो
हमने सिग्मा एफ निकाला और सिग्मा एफ एम निकाला, ये दोनों सूत्रों में काम आने वाले हैं। जब निम्नलिखित आंकड़े सॉरी जब निम्नलिखित कॉलम के साथ एक और तालिका तैयार करें, आय से कम संचयी आवृत्ति प्रतिशत, संचयी आय प्रतिशत 100 के साथ समन्वय और 0 के में शामिल होने वाली रेखा खींचे, इसे समान वितरण की रेखा भी कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर क्षैतिज अक्ष की संचयी आय पर कर्मचारियों की संचयी प्रतिशत को प्लाट करें, इस पर हम लॉरेंज वक्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जा सकता है कि ये ग्राफ के द्वारा समझ में आएगा आपको। ग्राफ पे जब बनाएंगे तो ये इस प्रकार से कर्मचारियों की संचयी प्रतिशत में इसको निकाला जा सकता है और कितना परसेंटेज है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इसको निकाला गया है। अब हम देखते हैं इसमें इसकी व्याख्या। समान वितरण की रेखा का मतलब है कि कुल आबादी के प्रत्येक व्यक्ति के पास आय की समान राशि है, तो नीचे की 10% आबादी के पास कुल आय का 10% होगा, जबकि शीर्षक 10% आबादी के पास कुल आय का 10% है। एक आदर्श दुनिया में अर्थव्यवस्था का लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा के समान होगा। हालांकि आय को वास्तविक दुनिया में समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता, इसलिए लॉरेंज वक्र असमान वितरण की एक पंक्ति है। उपरोक्त आरेख में यह दर्शाया गया है कि नीचे की या सबसे गरीबी 10% आबादी के पास कुल आय 1.29% है, जबकि शीर्ष या सबसे अमीर है 14% आबादी के पास कुल आय 32.39% है। हम एक ही ग्राफ पर कई लॉरेंज वक्र निर्माण कर सकते हैं। सामान्य वितरण रेखा के से वक्र जितनी दूरी होगा वितरण में उतने ही मौजूद होगा। धन्यवाद। आज आपने लॉरेंज वक्र और ये सारी चीज़ें देखी, आप इसे नोट डाउन करें और अगले वीडियो के लिए मैं पुनः आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।